ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट है वो हम प्रोग्राम के जरिए समझेंगे। जैसे क्लास है स्टूडेंट, जिसके अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है और एक फंक्शन है डिस्प स्टूडेंट। वैसे एक मार्क्स करके एक क्लास है जिसके अंदर ये 3 फंक्शन है और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। ये रिजल्ट क्लास इन दोनों क्लासेस को इनहेरिट कर रही है। तो कैसे ये जो डिराइव क्लास है ये बेस क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेगी, इसके फंक्शंस को कैसे इन्वोक किया जाएगा डिराइव क्लास के अंदर, है ना। और यहां पे ये तो वैल्यूज हम डिफॉल्ट ले रहे हैं, यूजर से कैसे वैल्यू पूछी जाएगी, ये सारे कंसेप्ट हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट से देखिएगा। मल्टीपल इनहेरिटेंस, नाम से लग रहा है कि एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट करेगी। मान लीजिए ये क्लास है ए और बी और ये क्लास सी, इन दोनों को इनहेरिट कर रही है, तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस हुआ। ना केवल 2, 3, 4, 5 जितनी क्लासेस को भी इनहेरिट करना चाहे, अगर एक ही क्लास एक से ज्यादा क्लासेस को इनहेरिट करती है तो मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाती है। तो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम आ सकती है क्या? बिल्कुल आएगी। ये लेक्चर है 18वां, 19 लेक्चर है मेथड ओवरराइडिंग का, वो भी इनहेरिटेंस में ही होता है। उसका अगला जो लेक्चर है वो है डायमंड प्रॉब्लम का, वो मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमेशा ही होता है, यूजुअली है, तो वो लेक्चर 20 का हिस्सा। अभी हल्का सा आइडिया दे रहा हूं कि डायमंड प्रॉब्लम होती क्या है। देखिए ये क्लास ए है, ठीक है, इसके अंदर कुछ फंक्शन है, कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ये क्लास बी है, ये इस ए क्लास को इनहेरिट कर रही है, और ये सी क्लास है, ये भी ए क्लास को इनहेरिट कर रही है। प्रॉब्लम क्या है कि इसके फंक्शन और एट्रीब्यूट्स की कॉपी बी के पास है और इसके फंक्शन से इन एट्रीब्यूट्स की कॉपी सी के पास भी है। अब ये डी क्लास इन दोनों को इनहेरिट कर रही है, ठीक है। तो इस डी के पास इसके 2 कॉपीज हो गई, क्योंकि एक तो इसके थ्रू आ रही है कि बी इनहेरिट कर रहा है ए को, और एक कॉपी इससे आ रही है थ्रू सी। जब ये डी क्लास किसी फंक्शन को एक्सेस करेगी जो ए क्लास का है, तो वो किसके थ्रू एक्सेस करेगी? बी के थ्रू एक्सेस करेगी या सी के थ्रू? ये एक डायमंड प्रॉब्लम कहलाती है। देखिए इसमें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओवरराइडिंग। अगेन वो मैं अगले लेक्चर में सिखाऊंगा। अपन तो इस लेक्चर में कंसिडर करते हैं कौन सा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। और उसके लिए प्रोग्राम है, ये देखिए, ये क्लास है रेक्ट, ठीक है, इसके अंदर कुछ फंक्शन एट्रीब्यूट है। ये क्लास है ट्रायंगल, इसके अंदर भी कुछ फंक्शन एट्रीब्यूट है। ये एक एवरेज क्लास है जो इन दोनों को, रेक्ट क्लास को और ट्रायंगल क्लास को इनहेरिट कर रही है, यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रही है। ये इसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, किसका? एवरेज क्लास का, और ये इसका एक फंक्शन है। अपन तो इस प्रोग्राम को समझने के लिए मेन फंक्शन पाए जाते हैं। गौर से देखिए, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया आर नाम का, किस क्लास का? एवरेज का। तो कंट्रोल एवरेज वाले क्लास पे आएगा। यहां पे कंपाइलर ने नोट किया कि ये 2 क्लासेस को इनहेरिट कर रहा है, रेक्ट एंड ट्रायंगल को। अच्छा, यहां पे आर्ग्यूमेंट कितने हैं? एक भी नहीं। तो फिर कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा एवरेज क्लास के अंदर, और ये रहा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैं मान के चलता हूं कि आपने मेरे पिछले लेक्चर्स देख लिए हैं जिसमें मैंने क्लासेस, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर समझाया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट दे रहा हूं, उसका लिंक दे रहा हूं, आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। क्योंकि इधर कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं है तो कंपाइलर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा और उसको वो मिल जाएगा इसके बॉडी के अंदर, वो उसको इन्वोक करेगा, यानी ये एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर आप क्या कर रहे हो? आप कह रहे हो कंपाइलर कि आप सबसे पहले रेक्ट क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करके आओ। तो कंट्रोल यहां जंप करेगा रेक्ट क्लास पे। इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आपने लेंथ एंड ब्रेड्थ दोनों एट्रीब्यूट्स की वैल्यू 8 और 5 कर दी। अब अंडरस्टूड, ये लेंथ एंड ब्रेड्थ किसके एट्रीब्यूट माने जाएंगे? जो ऑब्जेक्ट बन रहा है। कौन सा? आर ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है ना। तो आपका ये जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रेक्ट क्लास का रन हुआ और ये डिफॉल्ट वैल्यूज लेंथ एंड ब्रेड्थ एट्रीब्यूट्स को असाइन होगी 8 और 5। रेक्ट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रन करके कंट्रोल यहां आएगा। यहां पे कहा जा रहा है कि आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करो, किसका? ट्रायंगल क्लास का। कंट्रोल इधर आएगा, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। बेस एंड हाइट एट्रीब्यूट की वैल्यू 17 और 13 कर दी जाएगी। ये कोई भी डिफॉल्ट वैल्यूज है, ठीक है, आप कुछ भी वैल्यूज डाल देना। तो ये बेस एंड हाइट भी किसके एट्रीब्यूट माने जाएंगे? इस ऑब्जेक्ट के, किसके? आर के। उसके बाद कंट्रोल यहां आएगा। पी, क्यू एंड आर, ये 3 एट्रीब्यूट्स हैं, अगेन आर ऑब्जेक्ट के, उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज ले ली गई 11, 9 और 5, कुछ भी, ठीक है। यानी अब तक क्या हुआ? आपका ये लेंथ एंड ब्रेड्थ की डिफॉल्ट वैल्यूज अलॉट हो गई, आपकी ये बेस और हाइट की भी डिफॉल्ट वैल्यू अलॉट हो गई, और ये एवरेज निकालने की खातिर पी, क्यू एंड आर 3 एट्रीब्यूट्स की वैल्यू डिफॉल्ट असाइन हो गई। यानी ये प्रोग्राम कर क्या रहा है? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज निकालेगा थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसमें रेक्ट क्लास और ट्रायंगल क्लास को ये एवरेज क्लास इनहेरिट कर रही है, ठीक है ना। एंड ऑब्वियसली एवरेज क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो रेक्ट क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है, ट्रायंगल क्लास के भी एट्रीब्यूट्स ऑफ फंक्शन को कॉल कर सकता है। यानी ये एवरेज क्लास का ऑब्जेक्ट एवरेज भी कैलकुलेट कर सकता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल सकता है, एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल भी कैलकुलेट कर सकता है। ये बेनिफिट है
मल्टीपल इनहेरिटेंस का, राइट। ये वैल्यू असाइन होने के बाद कर्सर यहां आएगा मेन फंक्शन में। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज आर का रेक्ट एरिया फंक्शन कॉल करो, कंट्रोल इधर आएगा। सेल्फ का लेंथ और ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन करके उस रिजल्ट को यहां भेज दो, यानी 8 और 5 का जो मल्टीप्लिकेशन होगा उसका रिजल्ट यानी 40 यहां डिस्प्ले हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, कर्सर आएगा टीआरजी एरिया पे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस और हाइट आपका 17 और 13 थे, यानी ये जो एक्सप्रेशन है हाफ इंटू 17 इंटू 13 का जो रिजल्ट आएगा वो यहां के डिस्प्ले हो जाएगा। एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज इज, कर्सर यहां आएगा एवीजी वैल्यू पे, और ये आपका रिटर्न करेगा पी क्यू एंड आर का जोड़ के डिवाइड बाय 3। एवरेज होता है पी प्लस क्यू प्लस आर डिवाइड बाय 3, 3 वैल्यूज का। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस के प्रोग्राम को हम कॉपी करते हैं और स्पाइडर आईडी में मैं पेस्ट कर रहा हूं और रन करता हूं। ये देखिए, ये है बेनिफिट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। आपने ऑब्जेक्ट आर के जरिए, जो कि एवरेज क्लास का है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाल दिया जो यहां से कैलकुलेट हुआ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाल दिया इस फॉर्मूले से, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एवरेज ऑफ 3 वैल्यूज तो है ही है। ये रहा, यहां ये जो आंसर आया बहुत ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आई है। इसको आप 2 प्लेस और डिसिमल्स तक कर सकते हैं, जो हमने पहले सीख लिया था। परसेंटेज 0.2f लिखकर, और यहां पे ये आपने कॉमा हटा के परसेंटेज साइन लगा दिया। देखिए 8.33 2 प्लेस और डिसिमल्स तक। ये था अपना मल्टीपल इनहेरिटेंस, यानी एवरेज क्लास के ऑब्जेक्ट के जरिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी निकाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकाला। और ये जो वैल्यूज थी डिफॉल्ट वैल्यूज थी। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या यही एक तरीका है कि डिफॉल्ट वैल्यूज को प्रोवाइड करने का? एक और तरीका भी है, ये देखिए मेन पे आ जाते हैं। देखो यहां पे मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर का यूज किया है। मैं कह रहा हूं कि एवरेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ। यहां पे भी देखो एवरेज क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस कर रही है, रेक्टेंगल क्लास और ट्रायंगल क्लास को इनहेरिट करेगी एवरेज क्लास, है ना। मामूली सा चेंज इस प्रोग्राम में, गौर से देखिए। यहां पे 3 आर्ग्यूमेंट्स देखकर कंपाइलर समझ जाएगा कि इस प्रोग्राम में एवरेज क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। तो वो 3, 9 और 7 लेके इधर आएगी। ये रहा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। 3 ए पैरामीटर का असाइन होगा, 9 बी पैरामीटर का असाइन होगा, और सी को 7 असाइन हो जाएगा। ये कुछ भी डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, ठीक है। अभी यूजर से पूछने वाला प्रोग्राम अगला है, जिसमें यूजर से पूछा जाएगा कि आप बेस की वैल्यू डालो, आप हाइट की वैल्यू डालो, आप ब्रेड्थ की वैल्यू डालो, आप 3 वैल्यूज डालो जिसका एवरेज निकालना है ना। अभी हम डिफॉल्ट वैल्यूज ही ले रहे हैं। तरीका देखिए दूसरा है। तो आपके ये 3, 9 और 7 ए बी सी पैरामीटर का असाइन हो गया, और अब आप यहां से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। पिछले वाले प्रोग्राम में आपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल किया था, अब आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हो। कौन सी क्लास का? रेक्ट क्लास का। और साथ में ए और बी की वैल्यू ले जाओ, यानी ये 3 और 9 लेके कर्सर यहां जाएगा। ये रेक्ट क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। आपने जो इधर से ए और बी की वैल्यू थी, ये इस एक्स एंड वाई पैरामीटर को असाइन हो जाएगी, यानी 3 और 9 इस एक्स और वाई को इस ए और बी के जरिए जाके असाइन हो गई। वहां से ये लेंथ एंड ब्रेड्थ एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएगी वैल्यूज। अब इस पैरामीटर एक्स और वाई के जरिए जो 3 और 9 है वो लेंथ एंड ब्रेड्थ एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएगी। और ये अंडरस्टूड है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं। किस इंस्टेंस के एट्रीब्यूट्स हैं? इस आर इंस्टेंस के, जो ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। तो वैल्यू 3 और 9 असाइन करने के बाद इस लेंथ एंड ब्रेड्थ इंस्टेंस एट्रीब्यूट को, उसके बाद कर्सर यहां आएगा। यहां इस एवरेज क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में आप कह रहे हो ट्रायंगल क्लास का पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो और साथ में ए और बी की वैल्यू ले जाओ। ए और बी की वैल्यू 3 और 9, तो कर्सर यहां आएगा ट्रायंगल क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे। ये वैल्यूज 3 और 9 जो ए और बी पैरामीटर्स में है वो इधर एक्स एंड वाई पैरामीटर्स को असाइन हो जाएगी, और वहां से ये बेस एंड हाइट एट्रीब्यूट को असाइन हो जाएगी। ये बेस एंड हाइट अंडरस्टूड इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। किस इंस्टेंस के? किस ऑब्जेक्ट के? इस आर ऑब्जेक्ट के, ठीक है। इसके बाद कर्सर आएगा इस एवरेज क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे यहां पे, और खुद के यानी आर ऑब्जेक्ट के खुद के पी क्यू एंड आर एट्रीब्यूट्स की वैल्यू ए बी सी कर देगा। ए बी और सी की वैल्यू कितनी है? 3, 9, 7, ठीक है। ये आर एट्रीब्यूट को इस ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट से कंफ्यूज नहीं होएगा। ये आर एट्रीब्यूट इस इंस्टेंस ऑब्जेक्ट का जरूर है, लेकिन क्लास और एट्रीब्यूट का नेम सेम है, उससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब कर्सर यहां आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स आर डॉट रेक्ट एरिया, कर्सर यहां आएगा। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो जो आपका 3 और 9 है उसका मल्टीप्लीकेशन डिस्प्ले हो जाएगा। उसका कर्सर आएगा टीआरजी एरिया को कॉल करने, हाफ इंटू 3 इंटू 9, जो भी आंसर आएगा वो यहां डिस्प्ले हो जाएगा, और फिर ये एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा 3 + 9 + 7 का डिवाइड बाय 3, है ना। ये मैंने प्रोग्राम इसमें कॉपी कर लिया।
इस प्रोग्राम में हम आपको सिर्फ बता रहे हैं कि पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बेस क्लास का कैसे कॉल किया जाता है, उसको वैल्यूज कैसे सप्लाई की जाती है। आंसर आप देख ही लीजिए, तीनों चीजें कैलकुलेट होनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो 9x3 था, ठीक है। ट्रायंगल है हाफ इंटू 3x9, ये है 13.5 और ये एवरेज है ना। 3 + 9 + 7 डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो ये आंसर आएगा। अब अगर मैं चाहता हूं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो, भले आप बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर कॉल करो, लेकिन वैल्यूज सप्लाई यूजर करेगा, तो एक तरीका ये देखिए। यहां पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया आर, किस क्लास का? एवरेज क्लास का। एवरेज क्लास इनहेरिट करिए किसको? रेक्ट और ट्रायंगल क्लास को, ठीक है जी। यहां कितने आर्ग्यूमेंट्स है? एक भी नहीं। तो कंपाइलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा और उसको रन करेगा। ये रहा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एवरेज क्लास का, इसको रन कर रहा है। यहां कहा जा रहा है कि रेक्ट के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे जंप करो, ठीक है। उसको रन करके वापस आओ यहां पे, यहां से कंट्रोल जंप करेगा रेक्ट क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे। ये रहा, यहां पे यूज से बोला जा रहा है कि भैया लेंथ डालो। सपोज यूज डाला 7, वो इंटीजर में बदल के टाइपकास्ट करके सेल्फ यानी ऑब्जेक्ट आर का लेंथ एट्रीब्यूट सेट हो जाएगा जो यूजर वैल्यू डालेगा। यूजर जो भी वैल्यू डालेगा उसको इंटीजर में बदल के अपन ने लेंथ एट्रीब्यूट डाल दिया। ये लेंथ एंड ब्रेड्थ एट्रीब्यूट की वैल्यू यूजर से ली जा रही है, और ये दोनों लेंथ एंड ब्रेड्थ इंस्टेंस एट्रीब्यूट है। किस ऑब्जेक्ट के? किस इंस्टेंस के? आर के। ये लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यूज असाइन करने के बाद कर्सर वापस इधर आएगा, एवरेज क्लास के पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे आएगा। कंट्रोल वापस यहां आएगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे, एवरेज क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आएगा। यहां लिखा है कि ट्रायंगल क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करो और वापस लौटो। कंट्रोल यहां से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आएगा ट्रायंगल क्लास के। यहां पे यूजर से पूछा जा रहा है कि आप बेस और हाइट की वैल्यूज डालो। जो यूजर वैल्यूज डालेगा उनको टाइपकास्ट करके इंटीजर में बदल के बेस एंड हाइट एट्रीब्यूट्स को असाइन कर दिया जाएगा। ऑब्वियसली ये बेस और हाइट जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये इंस्टेंस एट्रीब्यूट्स हैं। किस इंस्टेंस के? किस ऑब्जेक्ट के? आर ऑब्जेक्ट के। फिर कर्सर यहां आएगा, इधर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर पे आएगा किसके? एवरेज क्लास के। और यहां कहा जा रहा है कि आप 3 वैल्यूज डालो और वो तीनों वैल्यूज पी, क्यू एंड आर एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएगी। बाकी सारा प्रोग्राम सेम है, यानी ये प्रोग्राम मल्टीपल इनहेरिटेंस के साथ है, लेकिन डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा बेस क्लासेस का, और वैल्यूज इस बार डिफॉल्ट नहीं है। ये लेंथ की वैल्यू मांग रहा है, मैं डाला मान लो 4। ब्रेड्थ की वैल्यू मांग रहा है, मैंने डाला 8। बेस में डाला 7, हाइट में डाला 9। फर्स्ट वैल्यू यानी एवरेज वाली वैल्यूज पूछा है, मैंने कहा 3 + 4 + 2। अब गौर से देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 32। क्यों? ये रहा 4 × 8 इज 32। एरिया ऑफ ट्रायंगल 31.5। ये जो आपका बेस और हाइट है ना, 1 × 7 × 9 यही आएगा 31.5। और एवरेज जो ये 3 + 4 + 2 9 का जब एवरेज निकालोगे तो ये आएगा 3.0। अगला प्रोग्राम भी मल्टीपल इनहेरिटेंस का है। इसमें एक क्लास है स्टूडेंट, एक क्लास है मार्क्स और एक क्लास है रिजल्ट, जो स्टूडेंट और मार्क्स दोनों क्लास को इनहेरिट कर रही है। अच्छा, स्टूडेंट क्लास क्या कर रही है? यूजर से रोल नंबर और नेम मांगेगी थ्रू डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये जो स्टूडेंट की जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये एक्स और वाई यानी रोल नंबर और जो नेम एट्रीब्यूट है उसको वैल्यू असाइन करेगी। ये एक फंक्शन है डिफ स्टूडेंट जो रोल नंबर और नेम को डिस्प्ले करेगा। इस मार्क्स क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो फिजिक्स एंड मैथ्स नाम के एट्रीब्यूट्स को वैल्यू असाइन करेगा। और ये जो डिस्प मार्क्स मेथड है जो इस मार्क्स क्लास का, ये फिजिक्स और मैथ्स के मार्क्स डिस्प्ले करेगा। तो इस स्टूडेंट क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है जो वैल्यू असाइन करेगा। एक डिस्प स्टूडेंट करके जो फंक्शन है ये रोल नंबर और नेम डिस्प्ले करेगा। मार्क्स क्लास के अंदर जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है वो फिजिक्स और मैथ्स को वैल्यू असाइन करेगा, और डिस्प मार्क्स जो है फिजिक्स और मार्क्स की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। तो ये फिजिक्स मार्क्स और मैथ्स मार्क्स नाम के फंक्शन क्या कर रहे हैं? ये फिजिक्स के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स को रिटर्न करेंगे, क्योंकि हम इनको टोटल करने वाले हैं, इनको ऐड करने वाले हैं, ठीक है ना। कहां पे? मल्टीपल क्लास के अंदर जो डिराइव क्लास इन दोनों क्लास को इनहेरिट कर रही है ना, उसके अंदर इन दोनों फिजिक्स एंड मैथ्स मार्क्स को ऐड करेंगे। तो फिजिक्स मार्क्स वाला मेथड और मैथ्स मार्क्स वाला मेथड फिजिक्स की वैल्यू को रिटर्न करके जो क्लास इन दोनों को इनहेरिट कर रही है उसके अंदर डिस्प्ले करेगा। देखते कैसे। अब यहां पे आ जाओ, रिजल्ट क्लास है जो इनहेरिट कर रही है स्टूडेंट और मार्क्स दोनों क्लासेस को। आपको ढंग से अगर प्रोग्राम समझना है तो पहले आ जाओ यहां पे मेन क्लास में। आप कह रहे हो रिजल्ट क्लास जो इन दोनों क्लास को इनहेरिट करिए, किसको? स्टूडेंट और मार्क्स क्लास को। उस पर जाओ और ये 4 आर्ग्यूमेंट्स लेकर जाओ। तो हो न हो कंपाइलर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ढूंढेगा? राइट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को। और ये जो वैल्यूज है 101, बिंटू और 70 और 80, ये जाके इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के इस पैरामीटर्स को असाइन हो जाएगा। आर, एन, पी और एम, रोल नंबर, नेम, फिजिक्स और मैथ्स, ठीक है ना। आप यहां पे कंपाइलर कह रहे हो कि जो स्टूडेंट क्लास है
जिसको हम इनहेरिट कर रहे हैं उसके कंस्ट्रक्टर में जाओ, कौन से पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में जाओ और ये आर और एन को साथ ले जाओ। यानी ये जो 101 और बिंटू जो आर और एन पैरामीटर को असाइन हो गए थे, यहां से कंट्रोल इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पर आएगा स्टूडेंट के, और वहां से 101 जाके इस रोल एट्रीब्यूट को असाइन होगा, और जो बिंटू शब्द आया है वो नेम एट्रीब्यूट को असाइन हो जाएगा। उसके बाद कर्सर यहां आएगा। अगेन आप कह रहे हो कि मार्क्स क्लास का एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करो, साथ में पी और एम की वैल्यूज लेके जाओ। पी और एम की वैल्यूज कितनी है? 70 और 80। तो ये 70 और 80 जाके कंट्रोल यहां पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पर आएगा। तो ये जो 70 और 80 जो पी और एम पैरामीटर्स में है, ये जाके इस यू एंड वी पैरामीटर्स को असाइन होगा, और यू एंड वी पैरामीटर से ये वैल्यूज 70 और 80 जो है फिजिक्स और मैथ्स एट्रीब्यूट्स को असाइन हो जाएंगे। अच्छा, अब इस रिजल्ट क्लास के अंदर दो एट्रीब्यूट्स कैलकुलेट करने हैं, एक तो टोटल और एक परसेंटेज। टोटल क्या है? फिजिक्स और मैथ्स मार्क्स का एडिशन है। तो एक तरीका तो यह है कि सेल्फ डॉट फिजिक्स प्लस सेल्फ डॉट मैथ्स कर लो, ठीक है। और एक तरीका है कि ये जो फंक्शन बनाया था फिजिक्स मार्क्स जो रिटर्न करेगा फिजिक्स के मार्क्स, और एक है मैथ्स मार्क्स जो रिटर्न करेगा मैथ्स के मार्क्स, उनको इन्वोक करो। तो ये आपके ऊपर है। देखिए क्या कर रहे हैं, हम बैठे रिजल्ट क्लास में, हम मार्क्स क्लास के फिजिक्स मार्क्स नाम के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो फिजिक्स के मार्क्स रिटर्न करेगा। अगेन मार्क्स क्लास का मैथ्स मार्क्स फंक्शन कॉल कर रहे हैं जो मैथ्स के मार्क्स रिटर्न करेगा। उन दोनों को ऐड करके ये जो टोटल है ये एट्रीब्यूट है किस क्लास का? रिजल्ट क्लास का। और एक सिंपल तरीका ये भी था कि सेल्फ डॉट फिजिक्स प्लस सेल्फ डॉट मैथ्स ले देते हैं, क्योंकि रिजल्ट क्लास इनहेरिट करिए स्टूडेंट क्लास को और मार्क्स क्लास को, तो इन दोनों एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर ही सकते हैं अपने फंक्शंस के अंदर, राइट। और फिर ये परसेंटेज हमने एट्रीब्यूट की वैल्यू कैलकुलेट की, सेल्फ का जो टोटल आया डिवाइड बाय 2, दो एट्रीब्यूट्स हमने कंप्यूट कर लिए। और उसके बाद कर्सर यहां आएगा मेन फंक्शन में, यहां कहा जा रहा है कि आप डिस्प रिजल्ट फंक्शन कॉल करो किस ऑब्जेक्ट का? स्टूडेंट इन्फो ऑब्जेक्ट का। कर्सर यहां आएगा। यहां पे ये गौर से देखिए, यहां पे सिखाया जा रहा है कि आप डिराइव क्लास के अंदर बेस क्लास के फंक्शन को कैसे कॉल कर सकते हैं। हम रिजल्ट क्लास में हम कह रहे हैं स्टूडेंट क्लास के डिस्प स्टूडेंट फंक्शन को कॉल करो। कर्सर डिस्प स्टूडेंट पे आएगा और रोल नंबर और नेम ये डिस्प्ले कर देगा। फिर कर्सर यहां आएगा, आप कह रहे हो कि मार्क्स क्लास का डिस्प मार्क्स फंक्शन कॉल करो। कर्सर यहां आएगा, डिस्प मार्क्स फंक्शन के जरिए फिजिक्स मार्क्स और मैथ्स मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे, और फिर आपका टोटल मार्क्स जो आपने कैलकुलेट किया था वो डिस्प्ले हो जाएगा, फिजिक्स और मैथ्स का टोटल, और परसेंटेज आ जाएगा जो आपने कैलकुलेट किया था, है ना, टोटल डिवाइड बाय 2। ठीक है जी। अब मैं इसको रन करता हूं। ये देखिए 101 बिंटू फिजिक्स मार्क्स मैथ्स मार्क्स आ गए, टोटल आ गया इन दोनों का, और ये परसेंटेज आ गया। ठीक है, मैं फिर से बोलता हूं, यहां दो तरीके हैं। आप अगर इसको कमेंट आउट करते हैं तो आप सेल्फ डॉट फिजिक्स प्लस सेल्फ डॉट मैथ्स से भी टोटल कर सकते हैं। ये देखो आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, देख रहे हैं आप। देखिए मैं फिर से बोलता हूं, मल्टीपल इनहेरिटेंस टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। मल्टीपल इनहेरिटेंस में ओवरराइडिंग भी आता है जो ठीक अगला लेक्चर है। उसके बाद जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है वो ये कि डायमंड प्रॉब्लम क्या होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस में, वो उसके अगला लेक्चर है। जैसे 18 लेक्चर है तो 19 लेक्चर में ओवरराइडिंग बताया जाएगा और 20th में वो डायमंड प्रॉब्लम बताया जाएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये अगले 2 लेक्चर्स भी देखिएगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट जरूर लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ नाइस डे।